हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने का इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। उसमें हम लोग कर रहे थे अध्याय संख्या 8। अध्याय का नाम है चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से 8 तक कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 8.1 के जितने सारे प्रश्न थे उसको हमने एक एक कर हल किया है। अगर आपको इस प्रश्नावली में अर्थात प्रश्नावली 8.1 में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पीछे वाला भाग देख सकते हैं, फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पिछले भाग में हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो जस्ट इसके पिछले वाले भाग अर्थात भाग संख्या जो 8 था उसमें हम लोग प्रश्नावली जो 8.1 के जो 2 प्रश्न बच गए थे अर्थात प्रश्न संख्या 6 और 7 उसको हमने हल किया था। और फिर उस प्रश्नावली क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आज का जो हमारा सीखने का जो मुख्य बिंदु है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय अर्थात मिडिल पॉइंट थ्योरम और प्रमेय 8.8। इसी को ये बोलते हैं प्रमेय 8.8 अर्थात थ्योरम 8.8। आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं इससे पहले हम लोग 7 को प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो 7 को प्रमेय क्या क्या था उसको आपको पढ़ना है तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए। 8वां प्रमेय पढ़ना है तो आज वाला वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को इधर उधर व्यतीत किए हुए। आप भी मेरे साथ कलम कापी लेकर बैठ जाइए और निश्चिंता से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा प्रमेय 8.8 है वह यह कह रहा है कि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज तो सबको समझ में आता है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, अब देखो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3। तो ये कोई भी 2 उसमें से कितना ले लेना है, 2। और 2 के जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। ठीक है, मान लो एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज ए है, बी है और ए सी है, इसका नाम रख दिए। तो ये जो ए से बी है और ये जो ए से सी है ये क्या है, साइड्स हैं। बी से सी भी साइड्स हैं, तो इसमें से कोई 2 साइड्स लेना है। अर्थात हमने क्या किया, एक साइड ए बी ले लिया और एक साइड बी सी ए सी ले लिया। तो इसका जो मध्य बिंदु है अर्थात ए वाला बराबर होना चाहिए, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। अर्थात जो ए बी के बीच में जो बिंदु पड़ेगा वही मध्य बिंदु कह रहा है। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसको मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये जो हम अगर इसको मिला दें यहाँ से यहाँ और इसका नाम मान लो ई से एफ रख दें, तो जो ए ई एफ है यह किसके समांतर होगा, तीसरी भुजा। ए तो पहली भुजा थी ए बी और दूसरी भुजा थी ए सी, तो बच कौन सा गया, भुजा बी सी। तो यह जो ई एफ होगा यह किसके समांतर होगा दोस्त, बी सी के। आया समझ में। और ये तो हमारा था पूरा लाइन, नहीं पूरा लाइन का छोटा सा पार्ट था कि ये तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है, तथा उसकी जो लंबाई होगी आधी के बराबर होगी, आधी लंबाई के बराबर होगी। मतलब यह है कि जितना ई एफ होगा, यह जितना ई एफ का लंबाई होगा यह जो बी सी की लंबाई का क्या होगा, आधा होगा। तो आधा लिख दिए और यहाँ पे बी सी लिख दिए। मान लो अगर बी सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जो ई एफ लिखे हैं ना, मध्य बिंदु से होकर ए बी और ए सी के मध्य बिंदु से ई एफ बना है, तो जो ई एफ की जो लंबाई होगी वो आधा होगी बी सी से। ठीक है, तो मान लो अगर बी सी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो ई एफ कितना होगा, तो 10 के आधा होगा, 10 के आधा 5 सेंटीमीटर होगा। ये मान लो बी सी है 50 सेंटीमीटर, तो जो ई एफ होगा वो कितना होगा, 25 होगा। तो यही ये थ्योरम कह रहा है। थ्योरम पढ़ के आ गया समझ में। अब चलिए इसको प्रूफ कैसे करना है इस पर हम बात करते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा भाई, तो सबसे पहले प्रूफ करने का कुछ नियम आपको हम बताए थे कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। मैथमेटिक्स में जब आपको कोई भी सवाल हल करने नहीं आए तो सबसे पहले ये चीज़ लिखिए कि दिया हुआ क्या है और उसका डिमांड क्या है। फिर याद कीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इससे निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसमें एक रिलेशन या कोई फार्मूला या कुछ ऐसा डाल देंगे तो जिससे वो जो निकालना रहता है वो निकल जाता है। यही हर एक सवाल में लगभग यही कंसेप्ट लागू होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। तो ये चीज़ हमें ज्ञात है कि एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है।
ठीक है। तो एक त्रिभुज ABC है, ए दिया हुआ है, और एक और रहा है कि ई और एफ क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात A से B आएंगे और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो E है, और जो A से C आएंगे इसका जो मिडिल पॉइंट अर्थात बीच वाला जो बिंदु होगा वो क्या है, F है। यहाँ तक समझ में आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब इसका ये मिडिल पॉइंट है तो जितना दूरी A से E लगेगा उतना ही दूरी E से B लगेगा। मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ये आपका क्या हो गया, घर हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसमें बीच में क्या पड़ता है, एक तालाब, एकदम बीच में है। आपके घर और स्कूल के जो बीच में पड़ता है वो तालाब पड़ता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो घर और तालाब के बीच की दूरी होगा उतना ही दूरी होगा तालाब और स्कूल के बीच की दूरी, क्योंकि तालाब जो है बीचे रास्ता में पड़ता है। तो मतलब हेने से आप तालाब से घर जाइए तो चाहे तालाब से स्कूल जाइए तो दोनों दूरी बराबर होगा। तो वहीं यहाँ पर कह रहा है कि जो A से B है उसके बीच में E है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A से E जितना दूरी होगा उतना ही दूरी क्या होगा, E से B भी होगा। इधर भी देख रहे हैं जो F जो है AC का मध्य बिंदु है, अर्थात A से F जितना होगा उतना ही F से C होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया है के बाद क्या होता है कि हम इसमें कुछ रचना अगर करना चाहते हैं जिससे हमारा ये जो प्रूफ है आसान हो जाए तो वो हम करते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, रचना करेंगे, अर्थात कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ अपने मन से कुछ लाइन वाइन खींचेंगे ताकि मेरा जो सवाल दिया हुआ है वो आसान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए C से BA के समांतर एक रेखा CD खींच देते हैं। तो C पॉइंट तो A है और BA के समांतर अर्थात E वाला जो लाइन है इसके समांतर एक रेखा इसे हमने खींच दिया, ठीक है। जो E वाला जो लाइन है इसको यहाँ पे कट करेगा, तो इस कट जो प्रतिच्छेद करेगा इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिए, D दे दिए, ठीक है। ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम क्या दे दिए, D दे दिए। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो E से F है और जो B से C है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। EF पैरेलल है BC के, मतलब EF समांतर है BC के। और दूसरा चीज़ ये प्रूफ करना है कि जो EF है वह बराबर है BC के आधा के, अर्थात जो E से F होगा वह BC के आधा है। मान लो BC अगर 15 है तो EF कितना होगा, 15/2 अर्थात 7.5 होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। तो ये समझ में आ गया, यही चीज़ अब हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रमाण में क्या क्या देख रहे हैं, किसमें, प्रमाण में। तो देखो हम दो त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। पहला त्रिभुज AEF अर्थात ये छोटा वाला त्रिभुज AEF, और एक और त्रिभुज लेकर चल रहे हैं A साइड में जो हम त्रिभुज F बन गया है त्रिभुज CDF, इसको आ गया समझ में। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये जो कोण AEF है यह कोण CDF के बराबर होगा। कैसे, अर्थात कोण AEF ई वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर, और जो कोण CDF अर्थात CDF ई वाला जो कोण बन रहा है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो आप जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा AB है और ये CD है, यहाँ पर हमने एक तिर्यक रेखा खींच दिया, तो यहाँ ये जो एंगल बनेगा इसके बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, या इसी का एक और नाम है वैकल्पिक कोण। तो जो कोण AEF होगा अर्थात ई वाला जो कोण होगा ये किसके बराबर होगा, कोण FDC के बराबर होगा। आई बात समझ में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो कोण AFE, कोण AFE ई वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर, और CFD ए क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कोण AFE ई वाला कोण और CFD और ए वाला कोण आपस में क्या होंगे, ई और ई बराबर होगा। कैसे बराबर होगा,
तो आप जानते हैं जब ऐसा क्रॉस निशान बनता है तो जो ये ऊपर कोण होता है उतना ही ये नीचे होता है। इधर वाला और इधर वाला आपस में मान लो ये 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है और ये कोण 4 है। तो कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4। और ऐसे कोण के युग्म को क्या बोलते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण, अर्थात वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जितना कोण AFE बनेगा उतना ही कोण CFD भी बनेगा। यहाँ पर वैकल्पिक कोण काटकर आप यहाँ पर लिख लीजिए शीर्ष अभिमुख कोण, अर्थात ऑपोजिट वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल। अब जरा ध्यान से देखिए, AF बराबर FC, A से F जितना चलेंगे उतना ही F से C चलेंगे। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्योंकि मध्य बिंदु था। तो यहाँ पे हमने 3 चीज प्रूफ कर लिया, अर्थात ये जो त्रिभुज थे, त्रिभुज AEF और त्रिभुज CFD, ये जो 2 त्रिभुज थे, त्रिभुज AEF और दूसरा था CFD, इसमें मैंने 3 चीज ज्ञात कर लिया। पहला 2 चीज ये देखा कि इसके 2 एंगल जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। और तीसरा चीज हमने ये निकाल लिया कि इसके एक साइड भी आपस में बराबर हैं। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, यह जो 2 त्रिभुज हैं आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, अर्थात त्रिभुज AEF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDF के। कैसे, तो एंगल साइड एंगल नियम से। अब देखो, जो अब सर्वांगसम हो गया तो EF बराबर क्या हो जाएगा, DF। E से F जितना होगा उतना ही F से D होगा, क्योंकि CPCT रूल लगा देंगे, CPCT अर्थात कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल जो होगा बराबर होगा। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, FD। और AE बराबर क्या हो जाएगा, A से E जो है यह बराबर हो जाएगा C से D के, ठीक है। और AE बराबर क्या हो जाएगा, EB, AE बराबर E से B, क्योंकि देखो C से D जितना है उतना ही क्या है, E से B है। तो A से E जो है, AE बराबर ऊपर लिखे हुए थे CD, और ये जो CD है इसके बराबर है BE, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, BE। इसीलिए BE बराबर क्या हो गया, DC, BE बराबर DC। यहाँ पे AE बराबर EB है और AE बराबर EB, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे, इसीलिए BE बराबर क्या हो जाएगा, DC। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो BE है किसके बराबर है, DC के बराबर है। अब चतुर्भुज BCDE में देखते हैं, BCDE में इस वाला यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है ना, यहाँ ऐसे, इसमें देखते हैं। तो जो BE है किसके बराबर है, DC के बराबर है। B से E जितना है उतना ही क्या है, C से D है। और जो CD है, अर्थात ये जो CD है किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल भी है अर्थात समांतर भी है और ये बराबर भी हैं। तो एक कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजा है, और सम्मुख भुजा क्या है, आपस में बराबर है, पैरेलल है। तो एक किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज। तो जो EF होगा वह किसके पैरेलल हो जाएगा, जो E से F होगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो E से D होगा वो BC के पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम बन गया, तो E से D पैरेलल होगा किसके, BC के। और E से D अर्थात EF भी तो पैरेलल ही होगा क्योंकि उसी लाइन में भी है, तो EF जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। E से F पैरेलल हो जाएगा BC के। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो बात है कि आधा लंबाई कैसे हो गया। तो देखो समांतर चतुर्भुज में जो BC है किसके बराबर है, DE के बराबर है। B से C अर्थात B से C चले तो ये किसके बराबर है, D से E के बराबर है। संगत भुजा है तो बराबर होगा। और जो D से E है, कहाँ से कहाँ, D से E, इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। पहला पार्ट है EF जोड़ DF, अर्थात यहाँ से यहाँ वाला पार्ट और दूसरा यहाँ से यहाँ वाला पार्ट। तो DE को हम ऐसे लिख सकते हैं EF, ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों को जोड़कर। लेकिन हमें पता है कि EF बराबर क्या है, DF। E से F चल रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, DF के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि EF बराबर है FD, क्योंकि हम जब त्रिभुज AEF
सर्वांग दिखाए थे किसके, त्रिभुज FDC के। तो वहां से हमने CPCT रूल से बताया था कि जो EF है किसके बराबर है, FD के बराबर है। तो EF जो हो गया FD का ये या DF का ये, इसके बराबर हो गया। तो जो है DE है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, DE बराबर EF जोड़ DF की जगह आप EF भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो जोड़ EF। तो एक EF और एक EF, कितना EF, 2EF। तो DE बराबर कितना आ गया, 2EF। अब ध्यान से देखो, ए हमारा इक्वेशन 1 है और ए इक्वेशन क्या है, 2 है। इसका जो है इधर डी बराबर कितना लिखा हुआ है, DE बराबर लिखा हुआ है BC, और यहाँ पर लिखा हुआ है DE बराबर 2EF। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट वाला साइड है क्या हो गया, आपस में बराबर, तो राइट वाला भी बराबर होगा। तो इसका मतलब BC बराबर हो गया 2EF। जब 2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, EF बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू BC। इसका मतलब ये जो पूरा BC है इसका आधा कर देंगे तो ये जो ऊपर वाला EF है इसके बराबर हो जाएगा। यही ये चीज़ लिखा हुआ है कि EF जो है बराबर है BC के आधा के। तो यहाँ तक ये क्या हुआ, हमारा ये प्रूफ हो गया। अर्थात यहाँ से हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि जो EF है अर्थात ये जो E से F BC के समांतर है, और जो EF है वह BC के क्या है, आधा है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रमेय संख्या 8.9। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।